अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शाइन पाकिस्तान। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग तुर्की के लिए विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों समझाई थी क्योंकि मैं खुद तुर्की के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करके आया था और जो भी प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 डेज़ मेरे वीज़े का जो है वो अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, अब अप्रूवल कैसे आता है, अप्रूवल के लिए जब आपका अप्रूवल आ जाता है आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ये चीज़ें सारी आप लोगों को बताऊंगा। आपको कैसे पता चलता है कि भाई मेरे वीज़े का अप्रूवल आ चुका है, ये भी सारी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं सिर्फ एक जो मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आया, मैं वो कमेंट पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। और फिर एक और भी कमेंट आया, वो 2 कमेंट आप लोगों ने सिर्फ मेरे सुन लेने हैं। उसके बाद मैं ये सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि 10 दिनों के अंदर मुझे वीज़ा कैसे मिल गया और फिर वीज़ा कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जी एक बंदे ने कमेंट किया कि अल्लाह के वास्ते तुर्की का वीज़ा अप्लाई मत करें, मेरे दोस्तों बर्बाद हो जाओगे इन यूट्यूबर्स की वजह से। मेरा 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, कल तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, इसके बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हुआ। खुदारा अपना पैसा बर्बाद मत करो, यूट्यूबर्स को ये पैसा देते हैं कि अपने बंदों को गाइड करें और हम इधर लूट लें। ठीक है, ना करो मेरे भाई, किसी और मुल्क का रुख करो। इसके कहने का ये मतलब है कि हमें एम्बेसी वाले पैसे देते हैं कि तुम लोग वीडियोस बनाओ और हम इधर बैठ के उनको लूटेंगे और उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। क्या बात है, सुबहान अल्लाह, क्या कहने हैं आप लोगों के। ठीक है, जहालत की मतलब कि इंतहा हो गई है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जी मेरे पूरे थे। भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे तो आपके साथ कोई दुश्मनी है। आप ये सोच रहे होंगे जी कि ये यूट्यूबर है, इसको वीज़ा मिल गया होगा। ओ भाई, मेरे साथ कई बंदों ने जाके अप्लाई किया, उनको भी वीज़ा मिल गया। बल्कि इसी के नीचे एक और कमेंट इस पिछली वीडियो के नीचे आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी कमेंट दिखा देता हूँ। अब वो तो यूट्यूबर नहीं है ना, ये देखें जिसके रिप्लाई के अंदर 6 बंदे हैं। गॉट वीज़ा इन 6 डेज़, इसको 6 दिनों के अंदर वीज़ा मिल गया। ठीक है, मुझे 10 दिनों के अंदर वीज़ा मिल गया। भाई प्रोसेस आप लोग ठीक से फॉलो करते नहीं हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने साथ लेके नहीं जाते। जब लेके नहीं जाते तो आपके साथ यही होना है ना। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने जिस दिन मैं गया था अप्लाई करने, मैंने वहाँ की वीडियो भी अपलोड की कि भाई इस ऑफिस में जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाए हैं, तो मेरा तो 10 दिन के अंदर आ गया वीज़ा। अब आपका नहीं आया तो इसमें मेरा क्या मसला है। आप लोगों ने जाहिर सी बात है कोई ना कोई बगैरती की होगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर की होगी, बैंक स्टेटमेंट के अंदर की होगी, कोई ना कोई तो बगैरती होगी ना जिसकी बेस के ऊपर नहीं आया। वरना उसकी आपकी और कोई दुश्मनी तो नहीं है, या मेरे साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, या तुर्की वाले मेरे क्या लगते हैं जी कि वो मुझे पैसे देते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और जी आप लोग जाएं और वो वहाँ पे आप लोगों को लूट लें। क्या बात है जी, क्या बात है। आप लोगों की सोच को सलाम है। अगर ऐसी सोच है ना तो आप बाकी आपको वीज़ा देने नहीं चाहिए ऐसी सोच के बंदे को। तो चलें दफ़ा करें। जनाबे वाला 20 तारीख को मुझे मैसेज आया एक। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे आप लोगों को डिस्प्ले भी कर दूँगा, इसमें थोड़ा सा मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लर कर दूँगा। मुझे मैसेज आया जी कि आप लोगों का वीज़ा आ चुका है और आप एम्बेसी आके अपने पासपोर्ट ले जाएं। जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करने के बाद आप लोग वहाँ पे जब वीज़े की फ़ीस जमा कराते हैं तो वीज़े की फ़ीस जमा कराते वक्त वो आप लोगों को एक स्लिप निकाल के देते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल स्लिप आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी होती है और उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आप लोगों का पासपोर्ट जमा कर लेते हैं। ये नहीं कि आपको पासपोर्ट दे देते हैं, तो पासपोर्ट जमा कर लेते हैं। जब वीज़ा आप लोगों का लग के आता है तो वो एक ठप्पा सा होता है, एक स्टिकर सा, वीज़े का जो स्टिकर होता है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ होता है वो स्टिकर। ठीक है, तो वही आपका वीज़ा होता है। तो मैंने 10 दिन के लिए अप्लाई किया था, 15 दिन के लिए अप्लाई किया था। मैक्सिमम मेरा जो था वो पीरियड जो मैंने लिखा था कि मैं 13 दिन के लिए रहूँगा वहाँ पे। लेकिन जो मेरा वीज़े का अप्रूवल हुआ है वो 30 दिनों का हुआ है। ठीक है, और ये वैलिड है 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के अंदर मैं कभी भी जा सकता हूँ, 1 महीने के लिए रह के आ सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे मैसेज आया कि आके अपना पासपोर्ट जब वो कलेक्ट कर लें। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस वक्त था लिया में, मेरा जो पासपोर्ट था वो था एनातोलिया इस्लामाबाद ऑफिस में, तो मैं आ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे वहाँ पे ज़रा रिलेटिव्स की शादी थी तो मुझे अटेंड करनी थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि यार अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा, तो मैंने उसको बोला यार टाइप कर दो अथॉरिटी लेटर। उसने टाइप किया, मैंने अपने सिग्नेचर उसको करके भेजे तो उसने सिग्नेचर लगाए। सिग्नेचर लगा के मेरे आईडी कार्ड की कॉपी साथ उसने लगाई और उसके बाद मैंने जो ओरिजिनल स्लिप थी ना वो फ़ीस जमा कराने वाली, वो मैंने अपने भाई को TCS की। तो यहाँ पे उसके ऑफिस में वो सारे पहुँच गए, तो वो अथॉरिटी लेटर, ओरिजिनल फ़ीस जमा कराने वाली स्लिप और मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके वो एनातोलिया के ऑफिस गया और उसने जाके वहाँ पे दोनों पासपोर्ट जो हैं हमारे रिसीव कर लिए। लेकिन अगर मैं ख़ुद यहाँ पे होता तो मुझे क्या क्या चाहिए होता, मुझे सिर्फ वो ओरिजिनल
फ़ी की जो स्लिप है वो चाहिए होती, और मेरे पास मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड होता तो मैं जाके वहाँ पे ले लेता। अगर आपके साथ आपका स्पाउस है, आपकी बीवी है, तो आपकी बीवी के अगर शिनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, हस्बैंड नेम, फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम लिखा है, तो सिर्फ बीवी का शिनाख्ती कार्ड साथ लेके चले जाएं और फ़ीस की स्लिप लेके साथ चले जाएं, तो आप अपनी बीवी का जो पासपोर्ट है वो भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि स्पाउस को साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ने जाके वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें दी उनको और पासपोर्ट वहाँ से रिसीव कर लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दिया जो कि $60 जिसकी फ़ीस थी, और वो उसके अंदर इंक्लूड थी। जो उसने हमसे पैसे पहले लिए थे ना वीज़े की फ़ीस में, वो उसी के अंदर ही थी, वो ले ली थी उन्होंने पहले ही। लेकिन उन्होंने हमें हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया जिसके अंदर बहुत सारी एक डिटेल होती है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे तुर्की में जाके आप बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आपको किस किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी आप लोगों को उसके साथ ही देते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड कि अगर आप अपने बिहाफ पे किसी को भेजते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, खुद जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने फ़ेक टिकट्स जो हैं वो अप्लाई की थी। ठीक है, उसके बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि भाई मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, देन मैंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया। अब टिकट्स के लिए जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो 3 सिनेरियो होते हैं। एक होती है डायरेक्ट फ़्लाइट कि भाईजान यहीं से इस्लामाबाद टू सीधा इस्तांबुल या तुर्की, जहाँ पे भी आपने जिस शहर में तुर्की के जाना है। ठीक है, एक तो होती है डायरेक्ट फ़्लाइट, ज़्यादातर इस्तांबुल की है, पाकिस्तान से और किसी की भी नहीं है, और वो भी तुर्किश एयरलाइन की है, PIA की तो परवाज़ें बंद हो गई हैं। ठीक है, दूसरी होती है जिसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है लेकिन जिसमें शॉर्ट स्टे होता है, लाइक यहाँ से जाएं कतर में 1-2 घंटे का स्टे, फिर कतर से जाएं आप लोग इस्तांबुल। कतर एयरवेज़ की भी हैं और भी एयरलाइंस की हैं। ठीक है, एक ये होती है। तीसरी होती है जिसके अंदर डिले ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ से आप लोग जाएं कतर या बहरीन या UAE, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे 6-7-8 घंटे का स्टे हो, और फिर वहाँ से फ़्लाइट जाए आगे इस्तांबुल। तीनों के रेट के अंदर हेल ऑफ डिफरेंस होता है। तुर्किश एयरलाइन की जो टिकट मिल रही है एक बंदे की मिल रही है, वो 4 लाख की मिल रही है आने जाने की। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट फ़्लाइट है, इस्लामाबाद से सीधी इस्तांबुल डायरेक्ट फ़्लाइट। उसके बाद जो कतर एयरवेज़ की है वो तकरीबन 4,10,000 की मिल रही हैं दोनों बंदों की आने जाने की। ठीक है, उसमें यहाँ से जाएगा कतर दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे जाते हुए 1-2 घंटे का स्टे होगा, वापसी पे भी 1-2 घंटे का स्टे होगा। ठीक है, तो ये 4,10,000 की 2 बंदों की आने जाने की। और उसके बाद फिर एक और एयरवेज़ है गल्फ़ एयरवेज़, गल्फ़ में यहाँ से जा रही है बहरीन, और एक फ़्लाइट जा रही है यहाँ से UAE। ठीक है, और वहाँ पे जाते हुए 2 घंटे का स्टे है, वापसी के ऊपर 5 घंटे का स्टे है। तो ये आप लोगों को सबसे सस्ती पड़ रही है, जो पड़ रही है तकरीबन 3,50,000 की 2 बंदों की आने जाने की। ठीक है, और वो जो आपने होटल की बुकिंग करवाई थी ना booking.com के ऊपर, अब आप अपने अकाउंट पे जाके booking.com के ऊपर जाके वो बुकिंग आप लोग कैंसिल करवा दें बेशक। ठीक है, वरना वो आप लोगों को एक टाइम देते हैं, हो सकता है आपके डेबिट कार्ड से वो पैसे काट लें, उस टाइम तक जाके भाई सीधी वो बुकिंग कैंसिल करवा दें। ठीक है, बाकी इस्तांबुल पहुंच के आप किसी भी होटल को सर्च करें booking.com के ऊपर, वहाँ पे पहुँच के पहले देखें पसंद आता है तो तब जाके पैसे दें, नहीं तो ना दें। ठीक है, वो आप लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दें लाजमी से। या आप लोगों ने अपने जहन में रखने के जैसे आप लोगों को वीज़े का अप्रूवल आ जाए फ़ौरन से अपनी पहले बुकिंग कैंसिल करवाएं booking.com के ऊपर जो होटल की बुकिंग करवाई थी। ठीक है, पिछली वीडियो में सारा बताया हुआ है मैंने, वो नहीं देखी तो वो देख लें। ठीक है, वो बुकिंग कैंसिल करवाएं, और उसके बाद आप लोग जब तुर्की पहुंच जाएं वहाँ पे सीधे खड़े हो गए भाई booking.com पे जाएं, करीब तरीन अपना होटल देखें जो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, वहाँ जाएं, जाके देखें होटल पसंद आता है, पैसे दें, वहीं पे रहें। ओके हो गया। तो ये सारा प्रोसेस है मेरी जान तुर्की जाने का। नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा अज़रबैजान का। बहुत ही आसान है, $20-30 के अंदर आप लोगों को 1 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो मैं कल परसों तक इंशाल्लाह मैंने अप्लाई करना है अज़रबैजान के लिए। तो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो साथ साथ आप लोगों को समझाता जाऊँगा कि अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।